चलो भाई लोग बहन लोग, वी विल स्टार्ट। ए लास्ट क्लास में डिड वी कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट? डिस्कशन हो चुका है उसके ऊपर, कोई डाउट्स क्वेरीज कुछ भी नहीं है। चल, सो वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द सिलेबस विच इज़ बाय द नेम ऑफ मनी। और मेरे को तुम्हारा फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करने का है। बताओ, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मनी? पैसा। वाह बेटा वाह, हिंदी में अनुवाद करने को नहीं बोला था साले तेरे को पैसे का मतलब समझाने को बोला था। पैसा क्या करता है, पैसे का क्या यूज है, मुझे वो सब समझना है। मनी इज अ कमोडिटी, करेक्ट। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा एक जरिया है जिसके थ्रू हम कमोडिटीज को खरीद सकते हैं। सो यस, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री, ये वर्ड बहुत भारी वाला वापरा है भाई ने। व्हाट इज लीगल टेंडर? मतलब कहना है से, अगर मैं गांधी जी की जगह पर मेरा फोटो चिपका कर दूं तो कोई एक्सेप्ट करेगा? मतलब कहना है से लीगल टेंडर मतलब लीगली एक्सेप्टेबल। क्या बोला? लीगल टेंडर मतलब लीगली। सो कहना है से इंडिया के अंदर जो गांधी बापू है वो लीगली एक्सेप्टेबल है। अपन सब लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं गांधी बापू के लिए? अपने को सबको अलग अलग कलर के गांधी बापू चाहिए। येलो कलर, पिंक कलर। पिंक कलर तो बंद हो गया है, बट कलर विच कलर डू यू वांट? सो मनी इज अ लीगल टेंडर। इसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी है। इसके अलावा पैसा और क्या करता है, क्या मालूम? बोल। अच्छा, जब पहले टू बाय स्टफ, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नो बेटा, can I say money acts like a medium of exchange that we have already discussed. So क्या आज के डेट में what is considered as money in today's world? नोट्स, करेंसीज, कॉइन्स, ये सब आज के डेट में मनी है। पर क्या करेंसी बहुत पहले के ज़माने में था? कॉइन्स बहुत पहले था? नहीं। तो पहले तो करेंसी, नोट्स, कॉइन्स ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था। तो पहले के ज़माने में एक सिस्टम था जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। आज के डेट में गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता है क्या? आज के डेट में करेंसी के बदले में गुड्स है। मतलब कहने से पहले के जमाने में मनी वॉज इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी। क्या बोला? पहले के जमाने में मनी वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ, बट इन द प्रेजेंट मनी इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी। तो जब बार्टर सिस्टम था तो बार्टर सिस्टम चलता कैसे था? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अपने को 2-3 बकरे लगेंगे। चल भाई, तेरा नाम? हितांश। स्पेलिंग गलत हो तो मेरे को बताना। हितांश, हितांश क्या बेचता है? फॉर एग्जांपल हितांश सेल्स वीट। वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, तू है आगे। सो हितांश सेल्स वीट। इसके जगह पर भाई तेरा नाम? रौनक। फॉर एग्जांपल रौनक अपने कंट्री क्या बोला? वो बेचता है राइस। अच्छा, आर फॉर रौनक, आर फॉर राइस। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वीट है। हाँ, वीड नहीं है। हाँ, सो हितांश ने बेचा वीट, रौनक ने बेचा राइस। मैडम आपका नाम? हाँ, थोड़ा जोर से बोलना फिर। हाँ, दिविशा। दिवाशा हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल दिविशा अपने गांव की मच्छी वाली बाई, मछली बेचती है, बास मारती है। सो शी सॉरी दीदी, हंसती नहीं ना, इसके लिए हंसने का कोशिश कर रहा है तेरे को। सो दिविशा सेल्स फिश। इसके बाजू वाली का नाम? सानवी। डबल ए, सिंगल ए? ओके। फॉर एग्जाम्पल तेरी भैंस की पूछ साले। फॉर एग्जाम्पल सानवी अपने गांव की टांगे वाली है, बसंती। बसंती के पास क्या था बेटा? हॉर्स। बराबर ना, घोड़ी थी ना उसके पास। और अपने को एक और जन चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल तू, तेरा नाम क्या? शौर्य। फॉर एग्जाम्पल शौर्य अपने गांव का दूध वाला भैया। हाँ,
बेटा गाय भैंस आगे बढ़ते हैं, हाँ? तेरे को बकरे का चाहिए, तो अपना एक छोटा सा गांव है, छोटे से गांव के अंदर ये 5-7 लोग हैं जो लोग गुड्स का एक्सचेंज करके बाटर सिस्टम करते हैं। अब बाटर सिस्टम कैसे चलता है बेटा? बाटर सिस्टम तब चलता है जब हितांश को रौनक चाहिए और रौनक को हितांश का बनाया हुआ कमोडिटी। सो कहने से बाटर सिस्टम तब काम में आता है जब दो लोगों का वांट्स मैचिंग होता है। हितांश को रौनक का बनाया हुआ राइस चाहिए, रौनक को हितांश का बनाया हुआ वीट चाहिए। जब दोनों लोगों का वांट्स कोइंसाइड होएगा, क्या होएगा? तो हम उसको बोलते हैं कि बाटर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। पर हर बार ऐसा हो ये जरूरी है क्या? एवरी टाइम दो लोगों का वांट्स मैच हो ये जरूरी? फॉर एग्जाम्पल दिविशा बेचारी को बहुत भूख लगा है, मच्छी खा कर कंटाल गई थी, बोलती है बास मार रही हूँ मच्छी खा कर और बेच कर, मुझे अब फिश खाना नहीं है। तो वो गई हितांश के पास, हितांश को बोला देख हितांश तू मेरे को वीट दे, इन रिटर्न में तेरे को फिश देती हूँ। पर हितांश सख्त लौंडा निकला, लड़की है तो क्या हुआ, पिघला नहीं, जैन आदमी है। वो बोलता है नहीं मैं कांदा बटेटा नहीं खाता है, मैं मछली किधर से खाएगा? सॉरी ये बाटर एक्सचेंज हो सकता? ये बाटर एक्सचेंज ना होने के पीछे की वजह क्या है? दो लोगों के वांट्स कोइंसाइड हुए। सो नहीं हुए का मतलब कहना है से देयर इज लैक ऑफ, करेक्ट जो भी तू बोला रौनक, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बुक खोल के मत बोल, पढ़ा हुआ है, तेरे को क्या लगता है तेरी तरह है क्या गाउटी? हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो। सो देर इज अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसके लिए बाटर एक्सचेंज हुआ नहीं। अच्छा बाटर सिस्टम में और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा। व्हाट वर द अदर प्रॉब्लम्स इन बाटर सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू? एक तो मैंने बताया शामे मलंग सी, बेटा प्रोजेक्टर की जगह पर तू दिखेगा। हाँ तू समझा नहीं मैं क्या बोला, पर जाने दे। हाँ चलो आगे बताओ मेरे को, व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड इन बाटर सिस्टम? आज के डेट में बाटर सिस्टम है क्या? नहीं। इसका मतलब बाटर सिस्टम में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। उसमें से एक प्रॉब्लम मैंने बताया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बाटर सिस्टम में और क्या प्रॉब्लम था? दोनों का मार्केट वैल्यू मैच नहीं होता है। दोनों का मतलब तेरा और रौनक का मार्केट वैल्यू, हाँ करेक्ट। ये लफड़ा तेरे बराबर बोल। ए तुम लोग मोबाइल छोड़ देगा क्या प्लीज? बेबी का फोन आया तेरे को, बात करना है तेरे को, तो तेरी भैंस की पूछ साले, इधर धंधे पर ध्यान दे। तो कहने से वैल्यू जो है वो मैच नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल दिविशा अब रौनक के पास गई, रौनक सकलौंडा नहीं निकला, ये पिघल गया, लड़की का चक्कर बाबू भैया। तो ये दोनों अग्री तो हो गए, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि कितने किलो राइस के सामने कितना फिश देना है। फॉर एग्जाम्पल रौनक हैज अग्रीड टू गिव 10 kgs ऑफ राइस, सामने कितना मछली? 10 किलो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट फिश का वैल्यू एंड राइस का वैल्यू इज नॉट द सेम। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ और ना होने के पीछे की वजह क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। हाँ प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देख अगर ऐसा है कि 10 किलो के सामने 10 किलो मिलने वाला है तो मैं भी एक नया धंधा चालू करता हूँ। मैं तेरे को 10 किलो चांदी देता है, तू मेरे को 10 किलो सोना दे, मैचिंग। पर ऐसा होएगा? बिकॉज एवरीबडी नोज दैट गोल्ड इज मच मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर। तो दो कमोडिटीज का मेजरमेंट वैल्यू कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से बाटर सिस्टम एग्जिस्ट करता नहीं है। तो एक प्रॉब्लम आया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का, दूसरा प्रॉब्लम आया कॉमन मेजरमेंट वैल्यू का। और कोई प्रॉब्लम? यस मतलब एग्जाम्पल
मतलब तू पेरिशेबल गुड्स का, तो इधर देख मैंने इसीलिए जानबूझ के बहुत थॉटफुली एग्जांपल बनाया है. फॉर एग्जांपल हितांश. हितांश एक नंबर का ठरक, निच्चड़. भले ही वो दिविशा से पिघला नहीं, बट ऐसे बड़ा ही निच्चड़ आदमी है. तो फॉर एग्जांपल इसकी 3.5 बीवियां हैं, 6.25 बच्चे हैं. हाँ, 3.5 बीवी मतलब एक के साथ चाइल्ड मैरिज हुआ है. 6.25 बच्चे मतलब एक ऑन द वे है. तू मोबाइल अगर एक और बार देखा है ना तो तू मरा है, फेंक दूंगा मैं तेरा मोबाइल. सो अब शौर्य हितांश को मिल्क सप्लाई करता था क्योंकि घर बड़ा ही हरा भरा था इसका, तो घर के अंदर मिल्क का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा था. बट इसके बीवी बच्चे छोड़कर चले गए. रौनक की वजह से. क्योंकि वो है ना, नहीं तेरे छोड़, कुछ और बोलता था मैं तेरे को, पर अभी फिलहाल नहीं बोलता हूँ. सो ये दोनों के बीच में भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अब अगर इसके घर पर ना बीवी है ना बच्चा है तो तुमको लगता है ये दूध पिएगा? ये 26. सो हितांश बोलता है कि अब मेरे को दूध का जरूरत नहीं है, तो शौर्य क्या करेगा? शौर्य ये मिल्क को स्टोर कर सकता है क्या? तो देख, बाटर सिस्टम में एक और प्रॉब्लम था कि कुछ गुड्स पेरिशेबल होते हैं, और पेरिशेबल गुड्स को स्टोर करने के लिए पहले के ज़माने में तो कोई फैसिलिटी नहीं था. तो देयर वाज अनदर प्रॉब्लम. एंड प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? प्रॉब्लम ऑफ स्टोर वैल्यू. क्या आज के डेट में हम पैसों को स्टोर कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. गांधी बापू थोड़ी ना स्माइली बदल देता है, वो तो सेम ही रहते हैं. तो आज जो मैंने 3 साल पहले पैसा कमाया है वो भी मैं यूज़ तो कर ही सकता हूँ. बट क्या 3 साल पहले का दूध हितांश को पिला सकता है? हाँ, मतलब जिंदा नहीं बचेगा. क्या शौर्य तू 3 इयर्स तक, अबे 3 इयर्स छोड़, 3 डेज के आगे मिल्क को स्टोर भी कर पाता था क्या? नहीं. मतलब कि नहीं से देयर वाज अनदर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ऑफ विच वैल्यू? चलो, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? मस्त आंसर्स दे रहे हो. ये तीनों आंसर्स करेक्ट है. यस, नो फिक्स्ड. ओके, दैट इज ओके, बट नो फिक्स्ड रूल्स का क्या करूं? तो ये क्या लिखा है? क्या अलग है? तू बेटा फोन में ही रहे, यू आर बेटर. हाँ हाँ, मस्त. तो हॉर्स कौन सा गुड है? लाइव स्टॉक है. और लाइव स्टॉक का बंदा है. अभी फॉर एग्जांपल दिविशा की बेस्ट फ्रेंड सानवी. बेटा सानवी का हालत तो दिविशा से भी खराब. पूछ क्यों? पूछ. क्योंकि दिविशा के पास खाने के लिए मछली तो है. सानवी कब तक चना खा खा कर अपना हॉर्स पावर बढ़ाएगी? सानवी के पास तो तकलीफ है, मतलब तो इस बार फॉर एग्जांपल सानवी गई दिविशा के पास. सानवी बोलती है, देख दिविशा, खाने पीने के बहुत वांदे हो गए, कुछ तो दे दे खाने के लिए. तो दिविशा बोली, ठीक है, मैं तेरे को मछली दे देती है. पर बेटा दिविशा एकदम बिजनेस माइंडेड. एक हाथ ले तो एक हाथ दे. पप्पा ने उसको मस्त ट्रेनिंग दिया हुआ है कि अपना पैसा जवान. गुजराती है बाय एनी चांस? ओहो, तो कट्टर. मारवाड़ी है तो और खतरनाक होती, पर गुजराती है. बोलती है कि ठीक है, मैं तेरे को फिश तो देगी, पर इन रिटर्न तू मेरे को क्या देगी? घोड़ा. आधा, पूरा घोड़ा. एक मछली के सामने एक घोड़ा. मतलब ये तो लफड़ा है ना. एक तो मेजरमेंट का भी प्रॉब्लम, और दूसरा बात, क्या गारंटी है कि अपन उसके साथ एक्सचेंज कैसे करने का? घोड़ा कितने दिन के लिए देंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए देंगे, ये सब का जवाब अपने पास नहीं है. सो कैन आई से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबल गुड्स. ऐसा थोड़ी बोल सकती है सानवी की, तू एक काम कर, तू मेरे को मछली दे, मैं मछली के बदले में तेरे को घोड़े की पूंछ काट के देती हूँ, तू विग बनाकर घूम. वैसे ही तू टकली है. तो दिविशा के बाल असली है बेटा, घोड़े की पूंछ थोड़ी है. इसका मतलब कैन आई से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ विच गुड्स? डिविजिबल गुड्स के इनडिविजिबल गुड्स? इनडिविजिबल गुड्स. इनडिविजिबल गुड्स में कैसे ट्रेड करने का? ये पॉसिबल नहीं था.
अच्छा कहना इसे आज के डेट में मैं डेफर्ड पेमेंट्स कर सकता है? नहीं पर पहले मेरे को डेफर्ड समझाना पड़ेगा बेटा, तेरे को शायद मालूम रहेगा। करेक्ट, मतलब कहना इसे टुडे आई कैन मेक पेमेंट्स इन द फ्यूचर, I can purchase something in the present, but the payment can be made in the future. It is like buy now, pay later. Buy, pay. आज के डेट में ये पॉसिबल है, पर क्या पहले के ज़माने में ये पॉसिबल था कि नहीं था? फॉर एग्जाम्पल हितांश अभी भी बच्चे छोड़कर चले गए, ये बोलते हैं मुझे वापस घोड़ी चढ़ना है, तो सानवी और हितांश के बीच में एक डील चल रहा है। सानवी को खाने का ज़रूरत था, इसको पता नहीं घोड़े के साथ क्या करना था, पर ये लोग कुछ तो डील करने के लिए चले, ये डील होएगा नहीं, उसका रीज़न फॉर एग्जाम्पल सानवी को हितांश ने 1 साल के लिए वीट प्रोवाइड किया, तो उसने बोला मुझे रिटर्न में 1 साल के लिए घोड़ा चाहिए। अब तुम मुझे बता, तुझे गारंटी है जिस कंडीशन में सानवी ने उसको घोड़ा दिया रहेगा, क्या गारंटी है कि उसने उसी कंडीशन में उस घोड़े को लौटाया रहेगा? हाँ नहीं ना, उसको थोड़ी आता है घोड़े को मेंटेन करने का। अच्छा, इसने जब घोड़ा दिया था तभी 150 किलो का था, जब इसने रिटर्न किया तो घोड़ा गधा लगने लगा। मतलब कहना से पास्ट में डेफर्ड पेमेंट का प्रॉब्लम था। सो देयर इज अनदर प्रॉब्लम, दैट इज लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सो टोटल बेटा बार्टर सिस्टम में हमको कितना तकलीफ आया? 5। पहला, सब में देख एक वर्ड है या तो आप अगर ये नहीं लिखोगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है, बट अगर वर्ड लिखा लैक मतलब नहीं है। तुमने लिखा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, पर अगर तुमने लिखा प्रॉब्लम, इसका मतलब कॉमन मेजरमेंट वैल्यू। सो यू ईदर नीड टू राइट द वर्ड लैक और यू नीड टू राइट द वर्ड प्रॉब्लम। व्हाट वर द 5 प्रॉब्लम्स? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, हाँ। देन देर इज प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबल गुड्स, हाँ। देन देर इज प्रॉब्लम ऑफ स्टोर वैल्यू, हाँ ना। Then there is a problem of common measurement value, and there is a problem of deferred payment, DISC with D square. D for double coincidence of one, D for deferred payment, I for इंडिविजिबल गुड्स का प्रॉब्लम, एस फॉर स्टोर वैल्यू का प्रॉब्लम और सी फॉर कॉमन मेजरमेंट वैल्यू का प्रॉब्लम। सो देयर वर टोटल हाउ मेनी प्रॉब्लम्स? 5। तो आज के डेट में बार्टर सिस्टम चलता। चलो, बार्टर सिस्टम के तुरंत बाद क्या आया था? तुरंत बाद, अच्छा, सबसे पहले आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब जैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ, हम एप से बंदर बने, बंदर से आदमी बने, चिंपैंजी बने, क्या मालूम जो भी बने, अपना एक इवोल्यूशन हुआ है। वैसे ही पैसे का भी इवोल्यूशन हुआ है। बार्टर सिस्टम के पहले भी एक सिस्टम हुआ करता था, कौन सा? मनी। परफेक्ट। एनिमल मनी के अंदर क्या होता है बेटा? एनिमल्स आर एक्सचेंज फॉर एनिमल्स, मतलब लाइव स्टॉक का ट्रेड होता था। सो देयर वॉज सम मनी विच वॉज बाय द नेम ऑफ एनिमल मनी। एनिमल मनी नहीं चला तो उसके बाद आया कमोडिटी मनी, जिसको तुम लोगों ने अभी पढ़ा, उसको हम लोग प्यार से कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आया, तो बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया था? कॉइन्स। कॉइन्स किससे बनता है? सो कैन आई से नेक्स्ट स्टेज वॉज बाय द नेम ऑफ मेटालिक। मेटालिक का स्पेलिंग शायद गलत है, अरे, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी के अंदर क्या आया? तो मेटालिक मनी के अंदर आए कॉइन्स। अब बेटा ये जो कॉइन्स थे ये 2 टाइप के थे। कितने टाइप के थे? एक का नाम है स्टैंडर्ड कॉइन्स, रिपीट करो, कौन सा कॉइन्स? और दूसरे कॉइन्स का नाम है टोकन कॉइन्स, रिपीट करना, कौन सा है?
Again, this concept is moreover for those students who are wanting to do a professional course. CA, CS, CMA, MBA, कहीं पर भी काम में आएगा. तो what are standard coins? Standard coins are made out of precious metals like gold and silver, whereas token coins are made with cheap metals like nickel, zinc, copper. सस्ता मटेरियल टोकन कॉइन्स, महंगा मटेरियल स्टैंडर्ड कॉइन्स. प्रेजेंट डे में 2025 में वी हैव विच कॉइन्स? आज के डेट में गोल्ड और सिल्वर का कॉइन बनता सर, पर कलर तो गोल्ड वाला है. तो क्या वो 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का कॉइन गोल्ड और सिल्वर से बना है? ये गोल्ड है? नहीं रे, कोई तो सस्ता सुंदर टिकाऊ मटेरियल है. अब ये 10 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए क्या गवर्नमेंट को आज 10 रुपया लगता है? इसका मतलब कहना है इसे फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू. दैट इज इन केस ऑफ अ रूपी कॉइन. वो भी आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आउटसोर्स कर दिया है. हम ऑस्ट्रेलिया से बनाना शुरू कर रहे हैं. क्या हर एक केस के अंदर ऐसा है 10 रुपए के कॉइन के लिए 10 रुपए का कॉस्ट नहीं है? सो जनरली ऐसा माना जाता है. ये तो इंडिया में कॉस्ट ज़्यादा है. मैं इंडिया के बारे में थोड़ी बात कर रहा है, मैं तो कॉइन्स के बारे में बात कर रहा है. जनरली कॉइन्स के केस में फेस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू. मुंह पर छपा हुआ कितना है? 10. बनाने का कॉस्ट कितना है? 1 रुपया या तो 2 रुपया. जबकि यहां पर फेस वैल्यू विल बी लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू. या तो इट विल बी इक्वल, मतलब अगर 10 रुपए का कॉइन बनाना है तो 10 रुपए के लिए 10 रुपए का गोल्ड यूज होएगा. आज के डेट में ऐसे कॉइन्स बनते, ये कहना ऐसे राजा महाराजाओं के ज़माने में हुआ करता था. आज के डेट में कौन सा कॉइन्स चलता है? टोकन कॉइन्स. अच्छा, टोकन कॉइन्स भी आज के डेट में इतना यूज नहीं होता है. तो अगर टोकन कॉइन्स यूज नहीं होता है तो अपने इकोनॉमी में क्या यूज होता है? नोट्स. नोट्स किससे बना? नॉट एग्जैक्टली पेपर, पर हम बोलते पेपर है, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स और भी होते हैं. बट लेट्स, हाँ, पेपर करेंसी. कहने से ये जो मेटालिक मनी आया, वो मेटालिक मनी के बाद आया पेपर करेंसी. वाई पेपर करेंसी? बनाने के लिए सस्ता पड़ता है इसके लिए, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है. सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. टिकाऊ मतलब मेरे को तो लगता है कॉइन ज्यादा टिकाऊ है. हाँ, तो तू ये कहना चाहती है कि नोट से ज्यादा ड्यूरेबल है कॉइन से? तो अगर ड्यूरेबिलिटी वाला पॉइंट का बात करने का है तो कॉइन्स बेटर है. तो ड्यूरेबिलिटी गलत है. सुंदर, पता नहीं अभी गांधी जी किसको सुंदर लग रहे. इजी टू कैरी है, मतलब कॉइन्स में एक प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम था? साला वेट बहुत है. इमेजिन कर, तेरे को इधर का फीस भरने का है, तेरे को 11-12 सीए फाउंडेशन के लिए फॉर एग्जांपल 75,000 का फीस है, तो 75,000 का चिल्लर जेब में लेकर आएगा, पैंट नीचे आ जाएगा. मतलब इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ट्रांजैक्शंस. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कैरी कॉइन्स. आज ये इतना 6-7 कॉइन्स लेके घूमता हूँ ना, वॉलेट हैवी लगता है. तो इसका मतलब कहना इसे पोर्टेबल नहीं है, लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए सूटेबल नहीं है. इसके लिए हम लोग क्या लेकर आए? करेंसी. हाँ, सो कहना है इसे मेटालिक मनी के बाद देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज पेपर मनी. चल, आज के डेट में हम और एडवांस हो गए. ओह, ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया. बट स्टेप बाय स्टेप जाने का ना अपने को. देख, एनिमल से बाटर, बाटर से मेटल, मेटल से पेपर, पेपर के बाद क्या आया था? कार्ड के भी पहले कुछ आया है, बैंक. बैंक मतलब, हाँ, सो कहना है इसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैंक मनी. बैंक मनी में क्या आता है? तो चेक आता है. बेटा, चेक का स्पेलिंग CHECK नहीं है. चेक, वो जो अपन लिखते हैं ना, वो वाला चेक. चेक के अलावा तुमने शायद डिमांड ड्राफ्ट सुना रहेगा. सो आज के डेट में तो बहुत कम होता है, बट है. डिमांड ड्राफ्ट नाम का भी कॉन्सेप्ट होता है, DD बोलते हैं उसको. तो दैट मनी इज कॉल्ड एज विच मनी? बैंक मनी. बैंक मनी के बाद तुमने बोला कार्ड आया. कार्ड मतलब किससे बनता है? सो कहना है इसे, इसको हम लोगों ने नाम दिया प्लास्टिक मनी. 2 टाइप के कार्ड होते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट. क्या फर्क होता है दोनों में?
क्या बोला? टू मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर द डेथ ऑफ द कॉन्सेप्ट. बेटा अकाउंट तो डेबिट कार्ड बोला. डेबिट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तेरी भैंस की पूछ. हाँ, डिडक्टेड फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट. मतलब कहना से इट इज लाइक अ प्रीपेड कार्ड, कि अगर तेरा औकात रहेगा तो ही तू खर्च कर सकता है. तेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो तू स्पेंड भी कर सकता. मतलब डेबिट कार्ड इज लाइक अ प्रीपेड कार्ड, जबकि क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ पोस्टपेड कार्ड. इट इज लाइक पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. पहले पैसा वापर लो, तेरा औकात हो या. तो डेबिट कार्ड इज लाइक चद्दर उतनी फैलाओ जितना पैर है, बट क्रेडिट कार्ड इज लाइक पैर इतने लंबे, चद्दर इतनी लंबी करो कि पैर को वो अंदर समा सके. कहने का मतलब डेबिट कार्ड इज लाइक अ प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ पोस्टपेड कार्ड. क्रेडिट कार्ड के अंदर हम स्वाइप आज करेंगे, पेमेंट 45 डेज के बाद. बट डेबिट कार्ड में से मैं स्वाइप तब कर सकता है जब सिर्फ और सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा तब, वरना मैं उसको कर सकता नहीं है. यार वी क्लियर? चल, प्लास्टिक के बाद क्या आया? तूने कुछ तो ऑनलाइन पेमेंट्स आया. मतलब कहना इसे ई मनी. ई मनी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी. फिर आज के डेट में एक और चीज़ आ गया, डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी. इंडियन गवर्नमेंट ने एक करेंसी लॉन्च किया, CBDC. ऐसा गाली दिया तेरे को? CB, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. रुपी इज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म. क्या बोला? रुपी इज अवेलेबल इन, जैसे बिटकॉइन डिजिटल फॉर्म में है वैसे ही रुपये का भी डिजिटल फॉर्म आ गया है. सो कैन आई से ऑल दीज आर द वेरियस स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी. अब मेरा एक डाउट है, मैंने ये पहले भी समझाया है, मुझे याद नहीं है कि तुमको याद है कि नहीं है. कैन मनी satisfy my wants? Yes or no? Yes. But can it satisfy my wants directly? मतलब money is a medium of exchange. Money will help me satisfy my wants directly के indirectly. आज मेरे को भूख लगा है, पैसा थोड़ी खा सकते हैं, पर अगर मेरे को भूख लगा है तो 10 रुपए का बिस्किट खरीद सकता है. मेरे को पैसा मदद कर रहा है. पैसा एक मीडियम है, पैसा एक जरिया है, पैसा एक रिसोर्स है जिसके थ्रू मैं मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है. सो मनी के अंदर आज के डेट में जो पैसा है, कहने से सबसे पहला क्वालिटी क्या है? दैट इट इज अ, व्हाट एल्स डज मनी हैव? करेक्ट, स्कैरसिटी तो है, आई अग्री, आई विल कम टू दैट. बट आई एम आस्किंग यू अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी. मैंने क्या पूछा तेरे को? यूनिट ऑफ अकाउंट. देखिए तू बोला मस्त, रटा हुआ है तेरा. अभी यूनिट ऑफ अकाउंट को तो अपने को हाँ मालूम है, पर उसका मीनिंग बता. हाँ कर ना बेटा. कौन सा वैल्यू? यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि मनी हैज मेजरमेंट वैल्यू. देखिए यही तकलीफ होता है जब आदमी रटता है. यूनिट ऑफ अकाउंट याद था, पर साला जो 2 मिनट पहले प्रॉब्लम में बताया था ना वो याद नहीं है. सो कहना ऐसे, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी हैज मेजरमेंट वैल्यू. फिर किसी ने बोला मनी हैज स्टोर वैल्यू. ये होता है क्या? पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं? द आंसर इज यस. एंड क्या पैसे से हम लोग फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं? इसका मतलब कहना से मनी इज हैविंग डेफर्ड, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. क्या वर्ड यूज किया? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. सर व्हाट डू वी मीन बाय डेफर्ड पेमेंट? डेफर्ड का मतलब होता है पेमेंट्स विच आर मेड इन द फ्यूचर फॉर समथिंग दैट वी परचेज इन द प्रेजेंट. सो मनी इज अ MMS स्क्वायर. MMS. Money is a medium
measure, standard and store. क्या बोला? मनी इज अ मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर. मनी के कितने फंक्शंस आए? 4. पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजरमेंट वैल्यू, तीसरा स्टैंड. ओके, स्टोर, यहाँ पर स्टोर लिखा है, बट जब मैं बोल रहा था मनी इज अ मेजर फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर. मनी इज अ मेजर, मनी इज अ फंक्शन फॉर. मनी के टोटल कितने फंक्शंस है? 4. सो मनी इज अ फंक्शन फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर. मीडियम ऑफ, measurement of, standard of, and it is a having store value. अब पैसे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? तू मेरे को बता, पैसा कैसा होना चाहिए? जैसे तुम लोग बोलते हो ना, क्वालिटीज ऑफ लाइफ पार्टनर, qualities of a good parent, qualities of a good children, quality of good teachers. तुमको टीचर कैसा चाहिए? जो पढ़ाए भी, जो मज़ा भी करवाए, जो थोड़ा टांग भी खींचे, जो होमवर्क ना दे, जो हम लोग को क्लासरूम में ऐसा सरप्राइज टेस्ट ना ले. टीचर तुमको ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है. तो मेरा ये सवाल है कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू वांट इन मनी? हर जगह एक्सेप्टेबल हो, मतलब कहना है इसे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. ये क्या बोला? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए. कि आज अगर मैं गांधी जी को किसी को भी देगा, कोई मना करेगा क्या? पर वेणु का शक्ल चिपका के दो, उसके घर वाले और 2-3 लोगों को छोड़कर और कोई उसको जानता भी नहीं होएगा. इसका मतलब कहना से हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है. सो मनी शुड हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सेप्टेबल. व्हाट अदर क्वालिटी? क्या बात है? कहना से देयर शुड बी पोर्टेबिलिटी. ये बुक में देखकर जवाब दे रहे हो क्या सालो? नहीं, पूछ रहे हैं ना, भड़कता क्या है? हाँ, पोर्टेबिलिटी मतलब डिफिकल्ट टू कैरी के इजी टू कैरी. कहना से आज के डेट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जितना तो कोई मजा ही नहीं है. इस एक कार्ड के अंदर बहुत पैसा है. ले, क्या उखाड़ लेगा बेटा? पिन थोड़ी देगा तेरे को. हाँ, नहीं है बेटा. तेरे को क्या लगता है मैं ऐसे ही दे देगा? अगर होता तो इतना इंस्टेंटली थोड़ी मानता. देख, एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अनलिमिटेड पावर है. आज मैं कैश लेकर घूम रहा है, पर ये कैश लेकर घूमना, देख कैश लेकर घूमता है ना साला, चोरी हो गया तो लफड़ा हो गया ना. पर अगर मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड घूम भी गया तो भी कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक मैं पिन नहीं डालेगा तब तक कुछ नहीं होएगा. मतलब कहना है इसे प्लास्टिक मनी इज पोर्टेबल. प्लास्टिक मनी इज, ऐसे तो नोट्स भी पोर्टेबल है. कॉइन्स में पोर्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था. कॉइन्स इतने इजी टू कैरी, तो एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी होना चाहिए. मनी के अंदर और क्या क्वालिटीज होना चाहिए? ड्यूरेबिलिटी. मस्त, अच्छा लगा मेरे को. क्यों ड्यूरेबिलिटी बोला रहेगा ये मालूम है? क्योंकि मनी का एक प्रॉब्लम था, स्टोर वैल्यू नहीं है. बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम था? स्टोर वैल्यू नहीं है. तो आज के डेट में हम क्या उम्मीद करते हैं कि पैसा कैसा हो? पैसा ऐसा हो जो ड्यूरेबल हो. और कुछ? ओहो, क्या बात है, ये अकेला ही लड़का बोलेगा लगता है सब. डिविजिबिलिटी, स्टेबिलिटी. मेरे को लगता है डिविजिबिलिटी का स्पेलिंग गलत है, जाने दो. पैसा कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए. पैसा स्टेबल होना चाहिए मतलब, हाँ, पैसा का स्टेबल होने का मतलब पैसे का जो वैल्यू है वो स्टेबल होना चाहिए. मतलब प्राइसेस राइज होना चाहिए, प्राइसेस फॉल होना चाहिए. मतलब क्या तेरे को ये रियलिटी लग रहा है? स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. सो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या? आज देख, 2 रुपये का है, 5 रुपया है, 10 रुपया है. अपने पास डिनोमिनेशंस तो और बहुत सारा है. 10 रुपये का नोट है, आज मेरे पास और कोई नोट ही नहीं है. बट 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, मनी इज डिविजिबल. तो एक मनी का क्वालिटी क्या है? डिविजिबिलिटी. देख, सबके अंदर ईटी 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 लगा दे. एक्सेप्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, स्कैर्स. पैसे का एक और क्वालिटी है कि पैसा क्या है? स्कैर्स है. और बेटा अगर मनी स्कैर्स है तो वैल्यू कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा.
तो इसके लिए है ना ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। पैसा स्कैर्स नहीं होना चाहिए, पर है, वो फैक्ट है। क्योंकि अगर स्कैरसिटी रहेगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। तो स्टेबिलिटी होना चाहिए, यस। होमोजीनिटी, साला ये लोग सब ढाप के ही बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। होमोजीनिटी का मतलब क्या? सेम होना चाहिए। आज जितना भी 500 रुपए का नोट है वो अलग अलग है क्या? हाँ अलग है, नंबर अलग है, बट भाई पूरा उसका शेप देख, साइज देख, कलर देख, फिगर देख, गांधी जी का सेल्फी देख, सब सेम है। अच्छा पीछे भी सब कुछ सेम है। अच्छा हर नोट पे ना एक माँ कसम लिखा हुआ होता है, आई प्रोमिस टू पे द बेरर ऑफ सम ऑफ ₹500, और नीचे लिखा हुआ होता है गवर्नर। गवर्नर कौन होता है? आरबीआई। मतलब नोट छापने का काम किसका है? करेंसीज आर इश्यूड बाय द आरबीआई, वेरएज कॉइन्स, कॉइन्स पर दिखता है क्या किधर, आई प्रॉमिस द पेयर टू, खत्म हो जाएगा कॉइन, लिखने के लिए इतना जगह नहीं है। कॉइन्स जो होते हैं उसके ऊपर कोई भी प्रॉमिस नहीं है। अब ये प्रॉमिस का मतलब क्या? अब देख मैं तुम्हारे साथ एक दो चीजें और बात करने वाला है, बट आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। डू यू थिंक जितना मर्जी में आएगा उतना गवर्नमेंट और आरबीआई पैसा छाप सकता है? नहीं छाप सकता है। पर मेरे को बचपन में तो हमेशा यही डाउट था कि अगर गवर्नमेंट और आरबीआई के पास नोट छापने का मशीन है तो साला मैं गरीब क्यों है? क्योंकि कहना से अगर सिर्फ नोट छाप दिया और सामने अगर गुड्स नहीं है तो पैसे का वैल्यू रहेगा क्या? पैसे का वैल्यू गुड्स से आता है। पैसा छापने से प्रॉब्लम सॉल्व होता? बेटा क्या तुझे भी यही लगता है? सेम फीलिंग है तो बता, मैं तेरे को और डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। बिकॉज मेरे बचपन में तो मेरे को यही लगता था कि जब गवर्नमेंट पैसा छाप सकता है तो इंडिया को गरीब देश क्यों बोलते हैं? पैसा छापो, सबको दे दो, इसकी माँ का सबको रईस बनाओ, तेरे को 5 करोड़ चाहिए। जिम्बाब्वे, तू पूछ, मेरे को आता है, रट्टा मार के आया मैं। सो जिम्बाब्वे के अंदर बेटा इतना पैसा छाप डाला, इतना पैसा छाप डाला कि आज पैसे का वैल्यू ही नहीं है। जी एग्जैक्टली। सो क्या हो गया, आज नोट छापने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। नोट से हम क्या खरीदने वाले हैं? तो देश के अंदर पैसा तो चाहिए, पर पैसे से क्या खरीदने का है? आज भूख लगे तो पैसा थोड़ी खाएगा। अगर आज मेरे को बॉडी को कवर करने का है, पैसा थोड़ी चिपकाएगा। मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कार चाहिए, शूज, बेल्ट, वॉलेट चाहिए, गुड्स बनना चाहिए। सो कहना इसे कि पैसे के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, होमोजीनिटी और कॉग्निजिबिलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉग्निजिबिलिटी का मतलब क्या? रिकॉग्नाइजेबल। मनी शुड बी, तुम लोग ने एक मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर करके है, देखा है? उसका है ना एक सीन है, अच्छा मूवी के बारे में सुना रहेगा। So in that movie there is Dev Patel and there is Amitabh Bachchan बोल रहे हैं, Anil Kapoor. Anil Kapoor is the host of the show called as Slumdog, called as Who Will Be the Billionaire या Millionaire. In short कौन बनेगा करोड़पति, उसका फॉरेन का वर्जन था Who Will Be a Millionaire. तो वो जो देव पटेल नाम का लड़का है जो कंटेस्टेंट है, he wins the maximum amount of prize in that show being an Indian person. और उसको सारे सवालों का जवाब आता था। मोबाइल मेरे पास भी है, ध्यान इधर दो। तो उसको सारे सवालों का जवाब आया एंड देयर वाज एन इन्वेस्टिगेशन मेड ऑन हिम कि कुछ तो चीटिंग किया है उसने। उसको कैसे सारे सवालों का जवाब आया? तो उसने हर एक सवाल के पीछे का लॉजिक क्या था ना, उसने वो दिया था। तो दे हैड टू गो इन द पास्ट। अभी वो इंडिया में था, पास्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब बच्चे लोगों को किडनैप कर लेते हैं और उनसे अलग अलग तरीकों के काम करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं एंड अदर एक्टिविटीज। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर मेड व्हेन ह्यूमंस आर किडनैप्ड, स्पेशली किड्स। तो उसको ना एक सवाल आया था कि यूएस के करेंसी पर किसका फोटो है। सो दे वर इन्वेस्टिगेटिंग हाउ डिड दिस पर्सन
इलिटरेट आदमी, इसको कैसा पता चला कि यूएस के करेंसी के ऊपर किसका फ़ोटो है? तो उसने उसका एक लॉजिकल जवाब दिया। उसने बोला जब हम लोग छोटे बच्चे थे तभी हम लोगों को किडनैप किया गया था, और किडनैप करने पर किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी को अंधा, क्योंकि भीख मांगने वाला लगना भी चाहिए ना कि भाई उसको ज़रूरत है पैसे का। सो दे वर इन सम सेटलमेंट जहाँ पर से वो और उसका फ्रेंड भागकर निकलने का कोशिश कर रहे थे, सो दैट उनका हाथ पैर नाक मुंह आँख कुछ कटे नहीं। इन दिस प्रोसेस ये देव पटेल तो भाग कर निकल गया, पर उसका जो दोस्त था वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर रह गया, क्योंकि उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया सो दैट दिस पर्सन कैन गेट आउट ऑफ द सेटलमेंट। अब भाग गया, थोड़े दिनों के बाद वो मिला तो उसका वही दोस्त कोई तो एक स्टेशन पर भीख मांग रहा था, और उसको बुरा लगा कि यार मेरे दोस्त का आँख फोड़ डाला वो लोगों ने, एंड आई वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द कॉज जिसके वजह से उस बेचारे की आंखें चली गई। तो उसको बहुत गिल्टी फील हुआ, तो उसने ना ऐसे ही अपने जेब में से यूएस का डॉलर, वो कुछ काम करता था, जुगाड़ करता था, सब सेटिंग, इंडियंस कैसे जुगाड़ू होते हैं तो ऐसा झोल जुगाड़ वाला काम करता था, तो उसके पास अलग अलग करेंसीज आता था, तो उसमें से उसने ना यूएस का डॉलर निकाल कर उस अपने अंधे दोस्त को दिया आउट ऑफ कंसर्न कि यार मेरा बेचारा दोस्त का हालत खराब हो गया। अब वो लड़का तो अंधा है, उसने जैसे ही नोट को हाथ में लिया ना उसको पता चल गया कि ये इंडियन करेंसी नहीं है। नाउ हाउ डिड दिस ब्लाइंड पर्सन नो दैट दिस इज नॉट एन इंडियन करेंसी? क्योंकि वो तो है तो अंधा। मटेरियल देखा, फील देखा, उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये जो नॉर्मल नोट्स में पकड़ता हूँ वैसा नोट्स नहीं है। तो उसने उसके दोस्त को, उसको नहीं पता कि ये उसका ही दोस्त ने उसको दिया है, तो उसने पूछा ये कौन सा करेंसी है? वो बोलता है मेरे को नहीं पता है। देव पटेल जो एक्टर है वो बोलता है आई डोंट नो विच करेंसी इज दिस। तो बोलता है अच्छा इस करेंसी पर किसका फोटो है? बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम। तो बोलता है डिस्क्राइब करना ये आदमी दिखता कैसा है? तो देव पटेल ने डिस्क्राइब किया कि बीच में से टकला है, बाल बाजू में घुंघरालू बाल है, घुंघरालू मतलब कर्ली हेयर है। तो वो अंधा लड़का बोलता है बेंजामिन तू भी कैसा आइडेंटिफाई किया? इसको बोलते हैं कॉग्निजिबिलिटी। कॉग्निजिबिलिटी मतलब इट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कौन से 7 क्वालिटीज होने चाहिए? एक्सेप्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, स्टेबिलिटी, homogeneity and cognizability. Yeah, are we all clear? Are you sure? And with that we have completed 95% of the chapter. हाँ, एक कॉन्सेप्ट बचा है सिर्फ, उसके अलावा पूरा चैप्टर मेरा पढ़ाकर हो गया है। सो कैन वी जस्ट कम टू द टेक्स्ट बुक प्लीज? बहुत छोटे चैप्टर्स है बेटा, पहला ही चैप्टर है जो तुम्हारे नाक में दम करके बैठा है। पहले चैप्टर के ऊपर टेस्ट अनाउंस हुआ क्या? आई थिंक देर इज अ टेस्ट। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हाँ, वेन एवर इज द टेस्ट प्लीज एंश्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट टेस्ट। पूरा चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर तुम लोगों को उस चैप्टर का 70% मार्क्स नहीं आया, यू विल बी राइटिंग दैट पेपर ओनली 5 more times. Dare you score less marks because the timetable was given to you on Saturday evening or Sunday morning. संडे तक तुम लोगों को पता था कि अगले 4-5 दिनों में एक टेस्ट है जहां पर तुम्हारे को कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं है. यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट. सो इफ इट इज अ 30 मार्क टेस्ट यू हैव टू स्कोर 21. इफ इट इज अ 25 मार्क्स टेस्ट उसका 70% कैलकुलेट कर लेना. 17 से 18 मार्क्स मिनिमम तुमको स्कोर करना है. अगर तुमने वो 18 मार्क्स स्कोर नहीं किया, देर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दैट. कॉपी करते हुए पकड़े गए तो आई शपथ कितनी बजेगी तुमको आइडिया भी नहीं है. डेयर यू कॉपी. If there is a remark written as copied, therefore -5. If you are scoring less than 70% of the marks, may God bless you, because I will screw you. Start preparing from today if you have not yet started.
देर इज इनफ टाइम. आज एक दिन 5 घंटा बैठेगा ना तो पूरा चैप्टर पढ़ के हो जाएगा. मेरा ये उम्मीद भी नहीं है कि तू एक साथ 5 घंटा करे. डिवाइड कर दे. मैं क्वेश्चन 1 to 7 एक दिन में करेगा, क्वेश्चन 7 या 8 से लेकर 14 दूसरा दिन करेगा, तीसरा दिन में ऑब्जेक्टिव्स करेगा. बिकॉज इफ द टेस्ट इज ऑन फ्राइडे यू हैव ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. And if there is a single child who scores less, then there are consequences. And I'll be very harsh. तुमको लगा आज पहली बार मेरे को इतना सीरियस देखा रहेगा क्योंकि मैं सीरियसली बोल रहा है. क्लास में मस्ती करवाने का, मजा करवाने का, जो भी तुमको चाहिए वो सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, डाउट सॉल्विंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, मज़ा करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, मज़ा नहीं करवा पाया तो ब्रेक देने का कुछ ना कुछ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा. आज तुमको रियलाइज़ भी हुआ क्या, इन द लास्ट 45 minutes to 1 hour आई हैव completed 95% ऑफ द चैप्टर. So trust me on the concept, trust me on the entertainment quotient, but you will have to give me the faith that you will go back home and prepare well. I repeat one last time. सबको इंग्लिश समझता है कि हिंदी में बोलूँ? ए इंग्लिश समझता है? How much percentage marks I want in the exam? Less than 7 and I am very kind enough to tell 70%. क्योंकि बोलने के लिए तो मैं 90% भी बोल सकता था, बट 70% तो आना चाहिए ना. 11वीं के अंदर 70% का तो औकात होना चाहिए कि नहीं. सो आई वॉन्ट every student in this classroom to score a minimum of 70% marks. Coming back to the chapter, that is chapter number 2. देख तो जरा, सबसे पहला there is something called as introduction. आपके भी बुक में रहेगा, है क्या? उसके बाद कहना है इसे बार्टर सिस्टम के बारे में बात किया. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. है क्या ऐसा कुछ? क्या वही 5 प्रॉब्लम्स है वहाँ पर? पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, indivisibility of certain goods and problem of making deferred payments. क्वेश्चन नंबर 1 वही है. ये किसी को डाउट इसमें? आई विल गिव यू सम टाइम टू गो थ्रू ऑल द आंसर्स, बट क्या अभी तक क्लियर है? चल दूसरा क्वेश्चन, डेफिनेशन वहां पर दिया है क्या दूसरे क्वेश्चन के अंदर, के पहले में ही दिया है? हैव दे गिवन एनी डेफिनेशन? देना चाहिए बेटा, देखना होगा, है ना सेकंड में. हाँ, तो 2 डेफिनेशन है, एक प्रोफेसर वॉकर और एक प्रोफेसर क्राउथर. ये आप लोग अभी नोटबुक के अंदर लिखोगे. यू विल राइट बोथ द डेफिनेशंस. नेक्स्ट वाला देख क्या आया, इवोल्यूशन ऑफ मनी. क्या अपन ने सबका सब बात कर लिया? सबसे पहला कौन सा मनी था बेटा? एनिमल. एनिमल के बाद कमोडिटी. कमोडिटी का मतलब बार्टर सिस्टम. मेटालिक मनी आया और मेटालिक कॉइन्स. अभी जो मैंने लिखा था बेटा उसके अंदर मैंने सिर्फ मेटालिक मनी लिखा. तो मेटालिक मनी पहले शेप, साइज, कलर, फिगर कुछ भी फिक्स नहीं था, जबकि मेटालिक कॉइन्स जो होते हैं उसका प्रॉपर शेप, साइज, कलर, फिगर सब कुछ था. सो देर आर 2 पार्ट्स, एक है मेटालिक मनी, एक है मेटालिक कॉइन्स. नेक्स्ट वाला पेपर मनी, नेक्स्ट वाला क्रेडिट. मैंने क्रेडिट मनी को क्या नाम दिया था? बैंक मनी. नेक्स्ट वाला प्लास्टिक मनी, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक मनी. आर वी क्लियर विद दैट? अच्छा, मेटालिक कॉइन्स 2 टाइप का था, या तो स्टैंडर्ड या तो टोकन. चल नेक्स्ट वाला देख, अपना एक और कॉन्सेप्ट हो गया था जिसका नाम था क्वालिटीज ऑफ मनी. तो क्वालिटी में क्या आया? एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी. बेटा याद आया क्या ये वर्ड कॉग्निजेबिलिटी? कॉग्निजेबिलिटी में वो स्लमडॉग मिलियनेयर वाला एग्जाम्पल दिया. बेंजामिन फ्रैंकलिन इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल. महात्मा गांधी इज समबडी हु इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल. नेक्स्ट वाला पॉइंट, पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, होमोजिनिटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए. ये बराबर है क्या?
एंड द लास्ट पार्ट दैट आई कवर्ड इस फंक्शंस में टोटल 3 है, मैंने 2 कवर करवाए. पहला प्राइमरी फंक्शंस, दूसरा सेकेंडरी फंक्शंस. चल प्राइमरी फंक्शन में क्या आया, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा क्या आया, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और बेटा यूनिट ऑफ अकाउंट. सो यूनिट ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेजरमेंट वैल्यू. नेक्स्ट वाला क्या आया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. नेक्स्ट वाला आया स्टोर वैल्यू. एंड द लास्ट पॉइंट इज बाय द नेम ऑफ ट्रांसफर वैल्यू. क्या पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया तो पॉसिबल है? यस, वी कैन ट्रांसफर मनी जस्ट लाइक असेट्स. जैसे ये प्रोजेक्टर ट्रांसफर हो सकता है, जैसे ये बेंच ट्रांसफर हो सकता है, वैसे ही पैसे को भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. एक फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ सकता है, इंडिया से फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर हो सकता है. सो मनी का एक और फीचर क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. आर वी क्लियर विद दैट? अच्छा, अभी ये जो है ना फंक्शंस, उसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट 8 मार्क क्वेश्चन. अभी तक एक फंक्शन बाकी है मेरा पढ़ाने का, कंटिंजेंट, विच आई विल टीच एट द एंड ऑफ द क्लास. आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू क्वेश्चन 1, 2 and 3. क्वेश्चन 1 क्या था बेटा, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. क्वेश्चन 2 क्या था, इवोल्यूशन ऑफ मनी. क्वेश्चन 3 क्या था, क्वालिटीज ऑफ मनी. सो अपने प्रोफेशनल एकेडमी के मटेरियल में से आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू ऑल द 3 क्वेश्चंस. यू हैव 15 to 20 minutes ऑफ टाइम. अगर किसी को कोई डाउट्स है तो वो पहले डाउट्स सॉल्व करूँगा. अगर डाउट्स नहीं है तो आई विल कंप्लीट दिस कंटिंजेंसी फंक्शन वाला पार्ट एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे. Might ask you to write one answer in the classroom as we generally do, but that is a might. Yes sir. हाँ, मेटालिक मनी में ना बेटा जो मेटल से बनता था ना, उसका शेप साइज कलर फिगर कुछ प्रॉपर नहीं था, जबकि मेटालिक कॉइन्स का शेप साइज कलर फिगर प्रॉपर था. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक मनी एंड मेटालिक कॉइन्स. सो देख ना, वहां पर दिया है, तू अगर रीड करेगा ना बेटा, वाई आई एम गिविंग यू टाइम टू रीड इज बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड. सी, मेटालिक मनी वॉज, there was lack of uniformity in metallic pieces that gave rise to use of metallic coins. lack of uniformity का मतलब जितना भी मेटल से बना हुआ पैसा था वो यूनिफॉर्म नहीं था, कोई साइज में बड़ा था, कोई साइज में छोटा था, तो देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. अब मेटालिक मनी में पढ़. मेटालिक मनी के अंदर द rules of small pieces of metals affixed with their seal, with the passage of time the monetary system was taken over, देख, with the view to give uniformity and legal status to metallic coins. मतलब शेप साइज कलर फिगर मेटालिक मनी में यूनिफॉर्म नहीं था, मेटालिक कॉइन्स में यूनिफॉर्म करना था. तो मैंने तेरे को टाइम इसीलिए दिया है बेटा कि तू उसको पूरा गो थ्रू कर, क्योंकि देख मैंने एक्सप्लेन किया, पर जो लैंग्वेज वो लोगों ने दिया है अपने को तो वही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. अच्छा, मैंने तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया है, पर टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज इंग्लिश है, और कई बार हमको हिंदी समझ में आ जाता है, इंग्लिश नहीं समझ में आता है, और ये अगर मैं तुमको घर पे करने के लिए दूंगा तो हो गया, कभी नहीं होएगा. मनी इज व्हाट मनी डज. कितना मस्त डेफिनेशन है. व्हाट डज मनी डू? मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर. ये दोनों डेफिनेशन लिखना है. पहले तू रीड कर ले, अरे 3 ही तो लाइन लिखना है, कितना टाइम लगेगा लिखने के लिए. दोनों डेफिनेशन नोटबुक में लिखा हुआ चाहिए और तीनों आंसर पढ़ा हुआ चाहिए. तो पहले क्या कर, पूरा तीनों आंसर रीड कर, क्वेश्चन 1, 2, 3, फिर वो दोनों डेफिनेशन लिख दे. तेरे पास ये सब चीज करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम है. 2 डेफिनेशन है, एक प्रोफेसर क्राउथर और एक प्रोफेसर वॉकर. वॉकर का डेफिनेशन मस्त, मनी इज वॉट मनी डज. जो तुम्हारा कॉलेज का टीचर तुमको रेकमेंड करेगा वो. बेटा बोर्ड्स 11th में तो है ही नहीं. जब 11th में आएगा यू कैन चूज एनी. अगर वो लोग ने स्पेसिफाई किया किसी का डेफिनेशन तो वही लिखना पड़ेगा, बट अगर स्पेसिफिक नहीं है तो यू कैन राइट ईदर और. हाँ हाँ
बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट ट्राई टू मग इट अप. क्या होता है, अपने को आदत होता है रट्टा मारने का. देख, रट्टा मारने से ना 11th-12th में हो जाएगा, फ्यूचर में नहीं होएगा. तो अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो तुम लोग लिख पाएगा. अब तुम लोग जब रीड करते रहोगे तो आई एम श्योर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ रहा है. जैसे कि अगर तूने एनिमल मनी पढ़ा रहेगा तो एनिमल मनी के अंदर लोग ने एग्जाम्पल दिया काउ, शीप, गोट. एनिमल्स वर एक्सचेंज फॉर एनिमल. कमोडिटी मनी के अंदर एग्जाम्पल दिया रहेगा एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, फेदर्स, ये सब गुड्स है. तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तब ऐसे पढ़ाई करो कि भाई तेरे को वो यूनिट ऑफ अकाउंट का मीनिंग भी पता हो. जस्ट नथिंग रॉन्ग, आई नो यू मस्ट हैव स्टडीड लॉन्ग बैक, बट पढ़ाई कैसा होना चाहिए मालूम है दोस्त, जिससे तेरे को बहुत लंबे अरसे के लिए पता हो. अभी जैसे कि डेफिनेशन है, मनी इज़ व्हाट मनी डज, बट ये बहुत डीप डेफिनेशन है. किसी ने अगर तेरे को पूछा मनी इज़ व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन है, इसका मतलब समझा, तो तेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. सर, मनी इज़ व्हाट मनी डज का मतलब मनी इज़ व्हाट फंक्शंस मनी परफॉर्म्स. मनी इज़ व्हाट फंक्शंस मनी परफॉर्म्स. व्हाट फंक्शंस डज मनी परफॉर्म? मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर. तो बेटा डेफिनेशन दिखने में बहुत छोटा है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज. अभी अगर मैं तेरे को बोलूँ कि इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर, तो नेक्स्ट लेक्चर में तेरे को एक्सप्लेन करने को आना चाहिए. सर, मनी इज़ व्हाट मनी डज का मतलब मनी इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शंस. What are the functions of money, sir? It is a medium of exchange. It is measurement of value. It is store value and it is a standard of deferred payment. फिर इन सबको तेरे को एक्सप्लेन करने को आना चाहिए. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या, मेजरमेंट वैल्यू का मतलब क्या, स्टोर वैल्यू का मतलब क्या, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या. ये उस डेफिनेशन का इन डेप्थ एनालिसिस है. तो पढ़ाई ऐसा करो जो लंबे अरसे तक के लिए टिके. रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्चुअली करो. हर एक चीज़ काफ़ी आसान है. तुम लोगों का पार्टीशन वैल्यूज नाम का चैप्टर स्टार्ट हुआ मैथ्स के अंदर? नहीं? सर को बोलना पड़ेगा चालू करने के लिए, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मेरे को चालू करने का है. विच आई वॉन्ट के मैथ्स में हो जाए तो मेरा काम आसान ना. मतलब वाई शुड आई टीच अ टॉपिक विच इज़ देयर इन मैथ्स? आई डोंट माइंड टीचिंग, बट मैथ्स में हो जाएगा तो यहाँ पर इजी होएगा. सुन रहा हूँ मैं. डिस्क, DISC. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डेफर्ड पेमेंट. I for indivisible good, S for store value and C for common measure value. D square ISK. Disk. D square ISK. D for double coincidence of wants, D for deferred payment, I for indivisible goods, S for store value, C for common measurement value. जा बेटा, जो भगवान नहीं रोक पाया मैं कैसा रोकेगा. अच्छा, मेरे को एक सवाल था तुम लोगों से, तू जाकर आ बेटा. डू यू थिंक ये जो प्रॉमिस होता है हर नोट पे,
कि आई प्रॉमिस द बेरर टू पे द सम ऑफ ₹100, ये ऐसा फेक प्रॉमिस है। अभी गवर्नमेंट, आरबीआई का गवर्नर अगर प्रॉमिस दे रहा है, इसका मतलब नोट्स छापने के पहले एक बैकअप लिया जाता है। क्या लिया जाता है? इंडियन गवर्नमेंट मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है। कौन सा रिजर्व सिस्टम? मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब ये होता है कि करेंसी छापने के पहले कम से कम 200 करोड़ रुपए का बैकअप होना चाहिए। करेंसी छापने के पहले मिनिमम कितने करोड़ रुपए के इसका बैकअप होना चाहिए? 200। 115 crores is kept in the form of government security, gold and silver, and 85 crores is in the form of government securities. So जब भी नोट छपता है, वो नोट छपने के पहले 200 करोड़ रुपए का एक मिनिमम बैकअप होना चाहिए। वो मिनिमम बैकअप किससे बनता है? 115 करोड़ गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स, एंड बाकी का 85 करोड़ इज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या कॉइन्स छापने के लिए गवर्नमेंट कोई बैकअप रखता है? द आंसर इज नो। दैट इज द रीजन वाई कॉइन्स आर मिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने एक वर्ड यूज किया, मिंट। नोट्स आर प्रिंटेड, नोट्स आर प्रिंटेड, कॉइन्स आर मिंटेड। उसके ऊपर एक इंप्रेशन बनाया जाता है। सो कॉइन्स मिंट होता है, नोट्स प्रिंट होता है। नोट्स के लिए बैकअप होता है कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला है। कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट एनी बैकअप। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई बैकअप नहीं रख पाता है। ये सिर्फ सर्कुलेशन और लिक्विडिटी के लिए है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो वो आरबीआई क्या बोलता है कि कॉइन्स, ये पहले से ही डिसाइडेड है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। पहले से ही इंडिया के अंदर नोट्स आर प्रिंटेड बाय द RBI, whereas 1 rupee note and all the other coins are issued by the government of India. Government of India कोई भी बैकअप रखता, उनका मोटिव क्या है कि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी हो, इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत मनी का जो स्मॉल ट्रांजैक्शन हो, उसके लिए वो पैसे का सप्लाई हो। मतलब कहना से ये जो पैसा है बिना बैकअप के, वो गवर्नमेंट का चॉइस है कि कितना पैसा होना चाहिए। जबकि आरबीआई बहुत सोच समझ के मनी का सप्लाई करेगा, क्योंकि अगर मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, मनी का सप्लाई कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा। एक कंट्री के अंदर ना अपने को इन्फ्लेशन चाहिए ना अपने को डिफ्लेशन चाहिए। सो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम किसका है? आरबीआई का है। मॉनिटरी स्टेबिलिटी लाने का काम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का काम किसका है? गवर्नमेंट। पूरे देश में स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का काम है। रायट्स नहीं होना चाहिए, वॉर्स नहीं होना चाहिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट देखता है। सो प्लीज रिमेंबर दैट इंडिया फॉलोज विथ सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम। व्हाट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम? वेयर 200 crore rupees are kept in backup. Out of those 200 crores, 115 crores are kept in, whereas 85 crores are kept in government securities, bonds, etc. नोट्स के लिए बैकअप है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। कभी नहीं देखा है, मैं लेकर आएगा नेक्स्ट क्लास में। आई हैव मेनी नोट्स एंड इफ यू सी दैट 1 रुपी का नोट, देर इज नो प्रॉमिस। जैसे कि तेरे पास अभी जितना भी नोट रहेगा ना बेटा, वो नोट ओपन कर, वो नोट के ऊपर है ना एक प्रॉमिस रहेगा, गवर्नर का सिग्नेचर रहेगा। बट 1 रुपए के नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है, विच मीन्स ये नोट किसने बनाया है? ये नोट गवर्नमेंट ने बनाया है। आई विल ब्रिंग इट इन माई नेक्स्ट क्लास। क्योंकि ये जो प्रॉमिस किया है, कभी अगर पैसे के सामने कुछ देना पड़ा, देख पैसे से हमको एक्चुअली में क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विस। बट सोच अगर इकोनॉमी के अंदर वो भी नहीं है तो गवर्नमेंट के पास गोल्ड एंड सिल्वर है। सो इट इज जस्ट टू एंश्योर दैट वी मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। क्योंकि आज पैसा कितने भी अमाउंट्स में तो नहीं छाप सकते हैं, और अगर छाप रहे हो तो कौन से बेसिस पर छापा? हर एक चीज का कोई ना कोई बैकअप तो होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट पहले तो है ना बेटा, अर्लियर देन
1960s, 1970s, 1940s अपना जितना भी वर्ल्ड का गवर्नमेंट था वो 100% बैकअप रखता था. मतलब अगर 1000 करोड़ का नोट छापा तो 1000 करोड़ का बैकअप, 5000 करोड़ का नोट छापा है तो 5000 करोड़. अभी पर इतना गोल्ड एंड सिल्वर अवेलेबल भी नहीं है, गोल्ड सिल्वर स्केर्स है. तो गवर्नमेंट क्या करता है, कोई असेट का बैकअप लेता है. जैसे हम लोन लेते हैं तो कोलैटरल देते हैं, वैसे ही अगर करेंसी छापना है तो कौन से बेसिस पर करेंसी छापा, तो गोल्ड और सिल्वर के बेसिस पर सर क्या गोल्ड और सिल्वर मेरे को खाने के टाइम पर काम में आएगा, नहीं, इसीलिए बैकअप मिनिमम रखा 200 करोड़ का. तो बाकी का नोट्स जो इशू होता है वो कौन से बेसिस पर इशू होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सर्क्यूलेटिंग इन द इकोनॉमी. क्योंकि पैसे से इवेंचुअली तो तेरे को क्या खरीदना है, गुड्स एंड सर्विसेज. इसीलिए कौन सा सिस्टम रखा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, सिर्फ 200 करोड़ का बैकअप रख. पर बाकी के सामने गुड्स है इसके लिए, तो आज मैंने बैकअप कितने का रखा, 200 करोड़, पर मैंने नोट कितने का छापा, 2000 करोड़. पर ये 2000 करोड़ कौन से बेसिस पर छापा, इकोनॉमी में उतने के गुड्स एंड सर्विसेज है. यस सर. तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से मनी का सप्लाई बढ़ता है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था. तो गवर्नमेंट मेजर्स लेगा, काउंटरफिट है ना, तो मैं इसके सामने एक्शन लेगा. तो देख अपना एक और आंसर है एट द एंड ऑफ दिस, ब्लैक मनी, काला धन. तो ये क्या होता है ये भी मैं समझाएगा. मेरा टिफिन आया है, मेरा आज टिफिन में क्या है. हेलो, हाँ बोलिए ना सर. हाँ दे दिया ना आपने, एक्चुअली मैं लेक्चर में था इसके लिए फ़ोन नहीं था. हाँ ओके ओके सर, थैंक यू. नहीं मैडम को फ़ोन नहीं किया था, टिफिन डिलीवर करने वाले को फ़ोन किया था. अरे क्या रोटी सब्जी रहेगा ना भाई दोपहर के टाइम पर, और क्या है, नॉर्मल आदमी है. यस ध्रुव, वाओ, देख बेटा पिज्ज़ा बाहर आ चुका है मेरा. अगर पढ़ के हो गया है तो वो 3 लाइन लिख लो, मेरे को एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है, एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे. नहीं रहे ब्लैक मनी नहीं, वो कॉन्टिंजेंट फंक्शन बाकी है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है. कोई बात नहीं वेनू, तू पढ़ ले उसके बाद लिख. देर आर 5 more minutes. क्वेश्चन 1 और 2 हो गया क्या वेनू, 1 and 2 is done. So please read question number 3. Once you are done, only after that go on to write that. इंट्रिंसिक का मतलब उस चीज को बनाने के लिए जो खर्चा लगता है वो, और फेस वैल्यू मतलब उसके ऊपर जो वैल्यू प्रिंटेड है या मिंटेड है वो. यस मैडम. नॉन लीगल टेंडर मतलब जिसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है. स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में रौनक ने बोला था लीगल टेंडर. लीगल टेंडर का मतलब जिसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी है. तो नोट्स को कोई भी डिनाई कर सकता नहीं है. पर क्या अगर मैं डेबिट कार्ड लेकर किसी के पास जाऊं और बोलूं कि डेबिट कार्ड से ही पेमेंट ले, वो एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है. सो नॉन लीगल टेंडर का मतलब जिसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है. लीगल टेंडर का मतलब जिसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी है.
बेटा क्राउथर का डेफिनेशन मुझे समझाने का ज़रूरत है क्या? बेसिकली तो फंक्शंस के ऊपर ही है। तो तुम लोग ऐसा छोटा साइज देखकर छोटा वाला डेफिनेशन लिखने का ये माइंडसेट मत रखो, क्योंकि मीनिंग तो वही है, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। यस सर। एग्जाम का पूछ रहा है मेरे को, विल बी शेयर्ड विथ यू। यहाँ पर जो एग्जाम हो रहा है उसका दैट विल बी शेयर्ड होपफुली बाय टुडे डे एंड इटसेल्फ, इट विल बी शेयर्ड। स्टोर वैल्यू क्या होता है? पेरिशेबल गुड्स का प्रॉब्लम था, आज के डेट में पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने कमाया 2 साल पहले पर वापर में आज रहा है, तो पैसे का स्टोर वैल्यू है ना। स्टोर करके रखने के बाद भी पैसे ने अपना वैल्यू लूज नहीं किया है, उसको बोलते हैं स्टोर वैल्यू। यस, 4 मार्क्स का भी रहेगा, 8 मार्क्स का भी रहेगा, और डिस्टिंग्विश अपना ऑब्जेक्टिव्स भी रहेगा। आएगा ना पूरा पेपर पैटर्न में, वो दिखा देगा तेरे को कि एग्जैक्टली व्हाट इज द पेपर पैटर्न विल बी शेयर्ड विथ यू। तो लिख के भी हो गया तेरा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर कपल ऑफ मिनट्स, आई नीड टू कंप्लीट वन मोर कॉन्सेप्ट वंस एवरीबडी इज डन। अगर तेरा लिख के भी हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पॉइंट जो मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर और ट्रांसफर हुआ है वो भी एक बार गो थ्रू कर। क्वेश्चन नंबर 4, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, ट्रांसफर वैल्यू, ऐसे 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं। So economics is going to be really very simple for you all. You just need to be consistent in economics. That's it. थोड़ा भी कंसिस्टेंसी फॉलो किया ना, कभी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा। Functions of money is a sure shot 8 mark question. Primary, secondary and contingency function. आपके टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसा कुछ नहीं है रे, कुछ भी 2 चीज़ों को मर्ज करके पूछ सकते हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू एन 8 मार्क क्वेश्चन के व्हाट आर माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, ये तो हो ही सकता है। दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन ऑल द 3 डेफिनेशंस, एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ और लायनल रॉबिन्स। 8 मार्क के लिए तीनों डेफिनेशंस। तो कैसा है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। दे ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस अगर तू मेरे को पूछेगा तो व्हाट इज एन 8 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, दैट कम्स एट द टॉप लिस्ट। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट दे कैन आस्क यू टू एक्सप्लेन all the definitions for 8 marks. Then they can ask you define wants, what are the classification of wants and what are the qualities of wants, types of wants करके अपन wants
आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर्स. तो ऐसा वॉन्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन कर देंगे. देखो याद रहेगा तो 3 टाइप का वॉन्ट्स था. एक इंडिविजुअल वांट, एक इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, फिर नेसेसिटीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज. फिर एक और क्वेश्चन पढ़ा था वांट्स आर डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन. तो ये भी दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके 8 मार्क बन जाएगा. करेक्ट. सो 8 मार्क के लिए वो लोग कैसा भी 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके भी पूछ सकते हैं. यस सर. बोल ना बेटा. हाँ पूछ ले. बोल ना बेटा. एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है सोशल साइंस. नेचुरल साइंस एग्जैक्ट होता है, एक्यूरेट होता है. नेचुरल साइंस लेबोरेटरी में टेस्ट हो सकता है. जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीज़ ऊपर जाती है वो चीज़ नीचे आती है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. जो यूनिवर्सल होता है वो नेचुरल साइंस होता है. बट जो इकोनॉमिक्स के लॉ है वो एक लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट नहीं हो सकता, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है. सो इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस. नेचुरल साइंस के सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स इज नेचुरल साइंस. गजब. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस. ना बोलते हैं. इकोनॉमिक्स किसका स्टडी है फिर? तो मैंने बायोलॉजी का तो बात भी नहीं किया. हमारा बिहेवियर का स्टडी है ना, मनी के रिलेटेड बिहेवियर. सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस. देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब नेचुरल साइंस. इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सब सोशल साइंस. इसका मतलब तूने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा है. अबे साले, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी मैंने यही एक्सप्लेन किया है. प्लीज़ वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर प्रॉपरली, बिकॉज मेरा सबसे पहला अच्छा अपना इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन में लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड. मैन कौन है? ह्यूमन है. और तू बोलता है इकोनॉमिक्स ह्यूमन का बिहेवियर ही नहीं है. यस मैडम, ऐसा होना चाहिए. क्वालिटी है कि नहीं है वो तो अलग बात है. तो क्वालिटी तो होना चाहिए ना. मनी का वैल्यू शुड रिमेन स्टेबल, but it doesn't remain stable. That is the reason why RBI plays a role. It tries to maintain stability. तो आइडियली क्लासरूम कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए. ऐसा आइडियल है, पर रियलिटी तो तू देख ही रही है. तो इट इज रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन. स्टेबिलिटी इज द एक्सपेक्टेशन, रियलिटी मे नॉट बी द सेम. ऑल राइट, ये सबका हो गया है. एवरीबडी, आर वी क्लियर? चलो सर लास्ट पार्ट पे जाते हैं. देर आर 4 मोर कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीड टू स्टडी. सबसे पहला फंक्शंस के अंदर कंटिंजेंसी फंक्शन है. एक कौन सा फंक्शन? कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी फंक्शन मतलब पैसे को इस पर्पस के लिए बनाया नहीं गया था, बट पैसा है ना, इसीलिए ये बाय प्रोडक्ट बन गया. क्या बन गया? मतलब was money invented for these functions? I repeat my question. Was the introduction of money for these functions? No. प्राइमरी फंक्शन नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, कंटिंजेंट है. पैसा है, उसके वजह से ये और भी चीज़ें करता है. जैसे कि इंडिया के अंदर हम लोगों का इनकम मेजर करते हैं. मेरा इनकम, इंडिविजुअल्स इनकम, पूरे कंट्री के लोगों का इनकम. तो क्या नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी? अपन ऐसा थोड़ी बोलते हैं मेरे देश का नेशनल इनकम 50,000 बेंच, 4,000 AC, 6,000 कुत्ते, 8,000 गाय. बेटा, इट इज द मनी वैल्यूएशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज.
So can I say national income is expressed in money terms? Distribution of national income is in the form of rent, wages, interest and profit. So पैसे के वजह से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, पैसे के वजह से लोन दे पाते हैं. हम लोन किसका लेते हैं? नेशनल इनकम का, पैसों का लेते हैं. तो आज मनी है, इसके लिए लोन लिया. जब लाइव स्टॉक था तो लोन नहीं ले पाया था, घोड़े को गधा थोड़ी बनाना था. सो कैन आई से मनी के वजह से इट इज द बेसिस ऑफ, बोलो, बेसिस ऑफ क्रेडिट. का मतलब, क्रेडिट का मतलब लोन, जिसका पेमेंट हैपेंस इन द फ्यूचर. सो कैन आई से कमर्शियल बैंक्स क्रिएट विच मनी? क्रेडिट मनी का मतलब लोन्स. ऑन द बेसिस ऑफ विच डिपॉजिट्स? जो कस्टमर बैंक के अंदर पैसा डालता है उसी पैसे को बैंक यूज करके किसी और को लोन देता है. मनी प्रोवाइड्स लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी. सो पैसों के वजह से क्या कैलकुलेट हुआ? नेशनल इनकम. पैसों के वजह से क्या आया? क्रेडिट. कैन आई से मनी कैन इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ? दिस इज लिक्विडिटी के दिस इज माई वेल्थ, बट द करेंसी दैट आई हैव इन माई वॉलेट is liquidity. So with this money can I purchase a sunglass? Now this sunglass will be liquid asset के मेरा wealth. तो पैसों के वजह से क्या हुआ? देख, इस क्लासरूम में जितना भी चीज तुझे दिख रहा है वो वेल्थ का पार्ट है. AC इज वेल्थ, प्रोजेक्टर इज वेल्थ, बेंच इज वेल्थ, बट ये सब के लिए खरीदने के लिए क्या लगा? लिक्विड असेट लगा. सो कैन आई से दैट कंटिंजेंट फंक्शन के अंदर सबसे पहला था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा था बेसिस ऑफ क्रेडिट, तीसरा है इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ एंड इट हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ विच वेरिएबल्स? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक GNP नेशनल इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट. बेटा ये सब जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, everything is in the form of money. हाँ, it also facilitates tax collection and preparation of budget. मतलब tax is in the form of money, budget is in the form of money, savings is in the form of money, investment is in the form of money, GNP is in the form of money. Are we all clear? Yes, करेक्ट. सो कैन आई से मनी जो है वो लिक्विड है, पर उसको जैसे ही तू कोई असेट में कन्वर्ट कर देगा तो वो वेल्थ बन जाएगा. सो विच इज द मोस्ट लिक्विड असेट? करेंसी. विच इज लेसर लिक्विड? ऑल द असेट्स. गोल्ड लिक्विडिटी है बट करेंसी जितना लिक्विडिटी नहीं है. AC लिक्विडिटी है बट जितना करेंसी का लिक्विडिटी है उतना नहीं है. लैंड असेट है, बेचेगा तो पैसा मिलेगा पर इंस्टेंटली नहीं मिलेगा कुछ भी. सो व्हाट यू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी, कॉइन्स इज लिक्विड. व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू एन असेट इट बिकम्स योर वेल्थ. सो दिस स्पेक ऑफ योर्स इज योर वेल्थ, बट यू परचेस्ड विथ करेंसी, लिक्विड असेट. सो इट इम्पार्ट्स डैश इनटू डैश, इट इम्पार्ट्स liquidity to wealth. That is why the money is considered as the most liquid asset. Money can be easily converted into any asset and any asset can be easily converted into money. For example, a person can purchase gold from money he has and he can sell gold to get the money. तो पैसा बहुत ही ज़्यादा liquid asset है. Are we all clear? Sure. Read this question. That's it for the day. And एक ही सेकंड ना बेटा, you will write this answer from home and come to the class. Question number 4 is your homework. आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पूरा लिख कर आएंगे. वहाँ पर जो टेबल दिया है ना, मेरे को लगता है वो टेबल के अंदर कुछ तो एक स्पेलिंग मिस्टेक है. रेक्टिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता है. हाँ, वो कुछ तो एक दो प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज़ चेक करो. वो जो चार्ट जैसा बनाया है ना,
वो चार्ट जैसे के अंदर कुछ तो स्पेलिंग का एरर है, वाल्व का वैल्यू कर दे। इम्पार्ट्स के इधर क्या लिखा है? इंपोर्ट्स लिखा रहेगा, तो वो इंपोर्ट नहीं है बेटा, इम्पार्ट है, पार्ट, IMPARTS, imparts liquidity to wealth. So everybody will read this question and that should be it for the day. बेटा तेरे को कोई डाउट था बोल। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विद इन द करेंसी कंट्रीज बाउंड्री, वेर एज नेशनल मतलब विद इन एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। जब तू पुतार में जाएगा, जब तेरे को नेशनल इनकम पढ़ाएंगे, तब मैं तेरे लिए एक अलग से लेक्चर लेगा जहां पर तुझे एग्जैक्ट जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस पता चलेगा। टेम्पररीली तू ये समझ, डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब विद इन द कंट्री, वेर एज नेशनल का मतलब विद इन एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। यस सर। शेयर्स कौन सा टाइप ऑफ मन, वो भी एक असेट ही है ना, इट इज अ फाइनेंशियल असेट। सो मनी जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, स्टॉक्स जो है वो फाइनेंशियल असेट्स है, जो ये सब चीजें दिख रही है वो फिजिकल असेट्स है, ऑफ कोर्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है कि वी कैन परचेज गोल्ड फ्रॉम मनी and we can sell gold and get money. Similarly, we can purchase shares from money and sell shares to get money. But share is an asset. Stock is an asset. Property is an asset. Property is a physical asset. Gold, physical asset. Shares, bonds, debentures, financial assets. So assets भी दो टाइप का होता है, एक financial asset होता है, एक physical asset होता है। यस रौनक। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फिक्स्ड एसेट कैसा होता है जो मूवेबल नहीं होता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि मनी को अपने को फिक्स्ड एसेट का टैग देना चाहिए। पहली बात तो मनी एक ऐसी चीज है जिससे हम असेट्स खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली, करंट एसेट बोल तू उसको चाहिए तो। हाँ क्या, मेरे को भी पता नहीं है, मैं चेक करके तेरे को बताएगा, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है। हाँ तो छोड़ दे, अपने को फिलहाल है नहीं। ऑल राइट एवरीबडी क्वाइट, आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। लिक्विडिटी का मतलब समथिंग विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू सम अदर असेट, वहां पर दिया भी है। मनी इज कॉल्ड एज द मोस्ट लिक्विड असेट। मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी असेट एंड एनी असेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। जब ऐसा कोई चीज होता है तो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो विच इज द मोस्ट लिक्विड असेट? पैसा। Which is a little less liquid? All the other financial assets or physical assets. So जो coins है, जो currencies है, उसको हम बोलते हैं liquidity. These are termed as the most liquid assets because they can be easily converted into any other asset. ऐसा ही लिख, क्योंकि जब एग्जाम में जाएगा ना तभी तो तू वैसे ही डिट्टो नहीं लिख पाएगा। अभी तू पढ़ेगा और लिखेगा तो ये लैंग्वेज लिख। एग्जाम के अंदर 70% लैंग्वेज कैन बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड 30% कैन बी इन योर ओन वर्ड्स। बट जब तू होमवर्क कर रहा है या कोई आंसर तू देख कर लिखने वाला है, ये तो तू अगर देख कर लिखने वाला है तो यही लैंग्वेज यूज कर। एग्जाम के अंदर 30-70 का परसेंटेज, 30% योर लैंग्वेज, 70% गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज। यस मैडम। हाँ सर, मत कर रहे परेशान, क्या मालूम। ओके, 5 minutes quiet in the class.
आई थिंक ये आंसर 5 to 7 मिनट्स में पढ़ के हो जाएगा. पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज, डोंट डिस्टर्ब अदर्स. द ओनली पर्सन हु विल टॉक इज मी. आई विल ऑल्सो ट्राई टू कीप शट. चलो ये सबका पढ़ के हो गया. एक बार मेरे को बताओ तो व्हाट इज मनी. मनी इज व्हाट मनी डज. व्हाट डज मनी डू. मनी इज अ फंक्शन फॉर. क्या बोला. मनी इज अ फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर. मीडियम ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट ऑफ अकाउंट. नेक्स्ट वाला स्टैंडर्ड ऑफ. एंड मनी शुड हैव स्टोर वैल्यू. जब पैसा नहीं था तब बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ डिफिकल्टीज थे. बार्टर सिस्टम में भी पैसा था बट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसीज. टोटल कितना प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में. 5. प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. नेक्स्ट लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. प्रॉब्लम ऑफ स्टोर वैल्यू. प्रॉब्लम ऑफ या लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. एंड देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ indivisible goods. Are we clear with that? What were the different stages in evolution of money? Animal money, barter money which was called as commodity money, metallic money, metallic coins. मैंने सिर्फ metallic money लिखा था but metallic money and metallic coins. फिर metallic coins के अंदर 2 टाइप था. स्टैंडर्ड कॉइन्स मतलब प्रीशियस मेटल, टोकन कॉइन्स मतलब चीप मेटल. स्टैंडर्ड कॉइन्स के अंदर फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू. टोकन कॉइन्स के अंदर फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू. फिर पेपर मनी, बैंक मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज. क्रेडिट मनी के बाद प्लास्टिक मनी के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी. आर वी क्लियर विद दैट? मनी के अंदर कुछ क्वालिटीज होना चाहिए था. सब में ईटी वाला पॉइंट था अगर याद रहेगा तो. डिविजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, होमोजीनिटी, कॉग्निजिबिलिटी. सबका मीनिंग समझा है क्या? श्योर हो ये चीज़ के बारे में? फिर मनी के हमने टोटल पढ़े 3 फंक्शंस, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट. प्राइमरी में आएगा मीडियम एंड मेजर. सेकेंडरी के अंदर आएगा स्टैंडर्ड, स्टोर एंड ट्रांसफर. फिर आए थे कंटिंजेंट के 4. कहना इसे इसके लिए पैसा इंट्रोड्यूस हुआ कि पैसा है उसके वजह से ये सब हो रहा है. तो कंटिंजेंट में मनी के वजह से नेशनल इनकम कैलकुलेट हुआ, मनी के वजह से बेसिस ऑफ क्रेडिट हुआ, मनी इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, एंड मनी के वजह से एक और फीचर, it helps in measuring macroeconomic variables like GNP, savings, national income, investment, taxes, budget. Everything is expressed in terms of money. Are we all clear? मैं एक छोटा सा रिसर्च करने के लिए दे रहा है. कॉइन्स है ना, कॉइन्स, उसके बैक पर घर पे जाके देखना, ईयर के नीचे स्टार होता है, डॉट होता है, डायमंड होता है, या तो कुछ भी नहीं होता है. इसका लॉजिक क्या होता है ये थोड़ा ढूंढ. जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है मेरे को इसका भी इंफॉर्मेशन ला कर देना कि कौन से स्टेट में प्रोड्यूस हुआ. मतलब अगर एक डॉट है तो वो किधर है, डायमंड किधर है तो किधर है, स्टार किधर है तो किधर है, और अगर कुछ भी नहीं है तो किधर है. ये इंफॉर्मेशन निकाल के लाना. चलो, थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर द डे. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन. बाय बाय.